तो ये आजादी के बाद की कहानी है। इतनी बार कोशिश हुई लेकिन संसद में आज तक कानून नहीं बना। कारण क्या है इसके पीछे? इस पर आजकल मैं थोड़ा खोज कर रहा हूं। क्यों संसद में कानून नहीं बनता है? क्यों कुछ सांसद खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं जब भी यह विषय आता है बहस के लिए? हमारे भारत में राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं, ये बात कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, हमारे राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं जो गाय का मांस बेचकर अपना धंधा चला रहे हैं। कई नेता हैं ऐसे। और इस हिंदुस्तान में 3600 जो कत्ल खाने चल रहे हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 50 से 60% कत्ल खाने राजनीतिक नेताओं के हैं जिनकी पूंजी से यह काम चल रहा है। तो जब भी गो हत्या का विषय आता है संसद में, चिल्ला के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं गो हत्या रुकनी नहीं चाहिए, और उसके विचित्र विचित्र तर्क देते हैं, कुतर्क करते हैं। जैसे एक कुतर्क करते हैं, महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं, वो बहुत कुतर्क करते हैं। उनमें से एक नेता तो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। उन्होंने एक बार कुतर्क किया कि गाय की हत्या अगर हमने रोक दी तो गाय की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, उनको रखेंगे कहां? यह बयान श्री शरद पवार ने दिया और मुंबई में दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौभाग्य की बात थी कि वो दिन मैं मुंबई में था जिस दिन उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आया। अगले दिन वो बयान की कॉपी लेके मैं चला गया मिलने उनसे। मैंने कहा कि आपने ये कहा है कि अगर गाय को हमने बचा लिया तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इनको रखेंगे कहां? आप क्यों परेशान हैं? आपके घर में रखने नहीं आ रहे हैं हम, इतना तो पक्का है। और अगर आपकी बुद्धि इतना ही काम करती है कि गाय को बचाने से उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो यही तर्क मनुष्यों पर भी लागू हो जाता है। सीधे सीधे से लागू होता है कि मनुष्यों को क्यों बचाया जाए, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका माने मनुष्यों की संख्या कम करने के लिए कत्ल करवाइए इनका। तो उन्होंने दूसरी बात कही, चारा कहां से लाएंगे? चारा कहां से लाएंगे? तो मैंने कहा भगवान ने इस देश में व्यवस्था ऐसी की है, आप क्यों परेशान है उसके लिए? भगवान की व्यवस्था में आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? भगवान ने इस देश में जितनी भी फसल दी है, जितनी भी फसलों के बीज हमारे पास हैं, 1400 किस्म की फसलें भारत में होती हैं, पीक, गेहूं, चावल, जवारी, तुअर, उड़द, मूंग आदि आदि। हर एक फसल के 3 हिस्से हैं, हर एक पीक के 3 हिस्से हैं, हर एक पौधे के 3 हिस्से हैं। ऊपर का एक हिस्सा है वो मनुष्यों के लिए है, पक्षियों के लिए है। बीच का हिस्सा है वो सब पशुओं के लिए है, और अंत का जो जड़ वाला हिस्सा है वो धरती माता के लिए है। प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें आप क्यों परेशान है कि चारा कहां से आए? हिंदुस्तान में 77 कोटि किसान खेती करते हैं और 77 कोटि किसान में लगभग 7 कोटि किसान जवारी पैदा करते हैं। जवारी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा मनुष्य के काम आता है। जवारी का पूरा पेड़ अगर आप गिने तो उसका मुश्किल से 10% हिस्सा जो ऊपर का होता है वो मनुष्य के काम का है। बाकी का 70 से 75% हिस्सा वो गाय के काम का है, भैंस के काम का है, पशु के काम का है। तो चारे की कमी कहां से आई? गेहूं की फसल देख लो, गेहूं की फसल का मुश्किल से 10% हिस्सा मनुष्य के काम का है, बाकी 70-80% गाय के भैंस के काम का है। तो चारे की समस्या कहां से आई? गेहूं पैदा हो रहा है, जवारी पैदा हो रही। चावल की फसल का बहुत छोटा सा हिस्सा मनुष्य के काम का है, बाकी जानवरों के काम का है। तो चारे की कहां कमी है इस देश में? आप क्यों परेशान हैं? फिर उनका तीसरा कुतर्क, गाय बूढ़ी हो जाती है तो क्यों पालना? तो मैंने कहा आई भी बूढ़ी हो जाती है, उसको क्यों पालना? तो कहते आई अलग है, गाय अलग है। मैंने कहा मेरे लिए तो आई और गाय दोनों एक ही जैसी, क्योंकि बचपन से मैंने यही सुना है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। तो मेरे लिए तो आई और गाय दोनों सरीख ही है। तो गाय बूढ़ी हो गई इसलिए कत्ल होनी चाहिए, तो आई भी बूढ़ी हो गई इसलिए कत्ल होनी चाहिए। फिर आखिरी कुतर्क कि दूध नहीं देती है, फोगट में क्यों खिलाने का उसको? तो मैंने कहा दूध तो आई भी नहीं देती है थोड़े दिन के बाद। हमारी आई हमको जास्ती से जास्ती 1 साल दूध पिलाती है, और ये गौ माता तो जीवन पर्यंत दूध पिलाती है। इसका स्थान तो आई से भी ऊंचा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपसे बात करना बेकार है। मैंने कहा मुझे भी आपसे बात करना बेकार लगता है। जो आदमी को इतना नहीं समझता कि गाय को भारत में घास चारे की कमी नहीं है,
और गाय बूढ़ी हो गई तो बेच देनी चाहिए, कत्ल हो जाना चाहिए। ये तो बहुत खतरनाक मानसिकता है। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, क्योंकि वो खुलकर कहते थे कि हम तो गाय काटते हैं हमारे भोजन के लिए। ये तो काले अंग्रेज उनसे ज्यादा खतरनाक है, जो भारत और भारतीयता का लबादा ओढ़े हुए हैं और दिमाग में पूरी अंग्रेजियत भरी हुई है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो कुतर्क हैं, ये सिर्फ शरद पवार का मैंने नाम इसलिए ले लिया कि वो प्रतीक व्यक्ति है, वरना ये कुतर्क हिंदुस्तान के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के कुतर्क बन चुके हैं। और खासकर ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनको थोड़ी अंग्रेजियत की शिक्षा मिली है, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, उनके भी ये कुतर्क बन चुके हैं। शरद पवार तो प्रतीक मात्र है, वहां कोई और भी हो सकता है जो इसी तरह की बात करे। ये कुतर्क आए कहां से, किसने डाले हैं हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में, कौन जिम्मेदार है इनके लिए, ये भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो पता चला कि ये कुतर्क भारत से नहीं, पश्चिम से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं। उनके फ्रेज हैं, उनके इडियम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं कुतर्कों के आधार पर भारत में सरकार चलाने वाले लोग और सरकार चलाने के लिए मदद करने वाले अधिकारी दोनों मिलकर गाय की हत्या करवाने में लगे हुए हैं।